नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे थे मुगल कालीन भारत। और आज इस वीडियो में इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं मुगल कालीन प्रशासन, मतलब मुगलों के समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसके पहले हमने मुगलों के जितने भी शासक हुए, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, सभी शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी व्यवस्था समझेंगे कि उनकी व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, मुगल कालीन जो शासन की व्यवस्था थी, वो मुगल कालीन शासन की व्यवस्था कह लीजिए या प्रणाली कह लीजिए, वो भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। देखिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल तो बाहर से ही आए थे ना, भारतीय मूल भारतीय थे नहीं, तो मुगल बाहर से ही आए थे। तो भारत की अपनी कुछ व्यवस्थाएं थी, अपनी कुछ संस्कृति थी। उन व्यवस्थाओं और जो मुगलों की व्यवस्था थी, उनको मिला के जो विदेशी व्यवस्था और भारतीय की व्यवस्था को मिला के एक मुगल कालीन व्यवस्था बन गई। तो मुगल कालीन व्यवस्था में हमको भारतीयों की जो व्यवस्था है वो भी दिखाई देती है और जो विदेशी व्यवस्था है वो भी दिखाई देती है। ठीक है, देखिए, मुगल कालीन व्यवस्था में सबसे ऊपर होता था। देखिए, उससे पहले हम इसको समझते हैं। मुगल कालीन व्यवस्था में मतलब प्रशासन में एक होता था साम्राज्य। आप साम्राज्य को देश समझ सकते हो, जैसा भारत देश है उस प्रकार का एक साम्राज्य होता था। साम्राज्य के बाद आता था सूबा, जिसको हम राज्य कह सकते हैं। जैसे भारत एक देश है, उस भारत देश में अलग अलग राज्य है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इस प्रकार के अलग अलग राज्य हैं। तो मुगल कालीन भारत में भी साम्राज्य थे। उन साम्राज्य के अंदर सूबा थे, जिसको हम राज्य कहते हैं। उन सूबा के अंदर थे सरकार, जिसको हम जिला कह सकते हैं, और उन जिलों के अंदर थे परगना, जिसको हम प्रखंड कहते हैं। परगना मतलब प्रखंड, 20 गांवों को मिला के, 25 गांवों को मिला के, 30 गांवों को मिला के एक परगना बनता है। ठीक है, तो वो परगना, और परगने के अंदर थे गांव। मतलब देखिए, वापस से समझाता हूँ। सबसे पहले एक साम्राज्य आ गया। साम्राज्य के अंदर बहुत सारे सूबा है, उन सूबाओं के अंदर बहुत सारी सरकार है, मतलब जिले हैं, और उन जिलों के अंदर बहुत सारे परगने हैं, और उन परगनों के अंदर बहुत सारे गांव हैं। तो इस प्रकार का कुछ ढांचा, कुछ व्यवस्था मुगल कालीन भारत की थी। ठीक है, तो देखिए, जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का मुख्य होता था बादशाह, आज जिसको हम देश का राष्ट्रपति कह सकते हैं। हालांकि आज देश के राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति है, मतलब नाम की शक्ति है, वास्तविक शक्ति है प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है ना, लेकिन मुगल कालीन में ऐसा नहीं होता था। वहां पर जो बादशाह होता था वही सबका मालिक होता था। ठीक है ना, तो बादशाह जो होता था वो शासन का अधिपति होता था, मतलब सारा शासन उसी के नाम से चलता था। वो जैसा कहता था वैसा ही चलता था। तो बादशाह के पास ही सारे साम्राज्य की शक्ति होती थी। ठीक है, उस बादशाह के नीचे पद होता था सर्वो वकील ए मुतलक, एक पद का नाम है, जिसको हम वजीर कह सकते हैं, या फिर उसको हम प्रधानमंत्री का पद भी कह सकते हैं। यह पद मुख्यतः राजा के ठीक नीचे होता था, और ये खासकर वित्तीय मामलों की देखरेख करता था और राजा की बातों का भी पालन करता था। ठीक है ना, मतलब राजा से ठीक नीचे होता था, और जो वित्तीय व्यवस्था होती थी उसको संभालने का ये प्रधानमंत्री का पद, मतलब ये वजीर का पद काम करता था। ठीक है, इसके बाद एक पद होता था मीर बख्शी का। मीर बख्शी का एक पद होता था, वो सेना विभाग का क्या होता था? प्रधान होता था। जैसे आज भारत में एक सैन्य विभाग है अलग से। ठीक है ना, तो उस समय मुगल कालीन भारत में भी एक मीर बख्शी का पद होता था, और वो क्या होता था? सेना विभाग का प्रधान होता था। और इसके अलावा वो सेना की भर्ती करता था, सेना का रखरखाव का ध्यान रखता था, और सेना को वेतन कितना देना है, क्या देना है, उनका मुखड़ा लिखने का काम या उनके संचालन का काम, ये सब कौन करता था? मीर बख्शी करता था। इसके बाद एक पद होता था प्रधान सद्र मीर शमा। प्रधान सद्र मीर शमा जो है वो दीवान होता था, और वो वित्त विभाग का प्रमुख होता था। हालांकि जो ये पद है वित्त विभाग का जो प्रमुख होता था, ये प्रधानमंत्री के नीचे ही आता था। मुख्यतः प्रधानमंत्री होता था, और प्रधानमंत्री के ऊपर बादशाह होता था। ठीक है, ये सिर्फ एक दीवान का पद था। प्रधान सद्र मीर शमा एक दीवान का पद था, जो वित्त विभाग के कामकाजों को देखता था। इसके बाद एक पद होता था सद्र उस सद्र।
ये जो है धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देने का काम करता था कि धर्म के अनुसार क्या सही है, कितना धर्म को राज्य में हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें थी, उस प्रकार की सलाह थी, जो धार्मिक मामलों, जो धार्मिक मसलों की जो सलाह थी, वो उस सद्र राजा को देने का काम करता था। तो ये जो थी, ये सारी थी साम्राज्य की व्यवस्थाएं। साम्राज्य के बाद आता है सूबा, मतलब पहले देश आ गया, उस देश के अंदर आ गया राज्य, मतलब पहले साम्राज्य फिर सूबा। तो जो सूबा थे, अकबर जिस समय था, अकबर जिस समय शासक बना था, उसके पहले कुल मुगल कालीन सत्ता में 12 सूबा थे। अकबर में वो सूबा बढ़ के 15 हो गए और औरंगजेब के समय बढ़ के वो 21 सूबा हो गए। कितने? 21। ठीक है। अब सूबा में क्या क्या होता था, कौन कौन से पद होते थे, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सूबेदार, मतलब सूबा का मालिक कह सकते हैं, जैसे आज मुख्यमंत्री होता है राज्य का, ठीक वैसे ही एक होता था सूबेदार। फिर दीवान, जो दीवान होता था ये मुख्य रूप से वित्त संबंधित कामकाजों को संभालता था। इसके बाद होता सदर काजी। सदर काजी तो जो होता था वो धार्मिक कार्य को या धार्मिक जो बातें थी सलाह देने का वो सब काम करता था। इसके बाद होता प्रांतीय बख्शी। प्रांतीय बख्शी जो होता था वो सेना संबंधित कामकाज को देखता था। और उसके बाद होता था कोतवाल। कोतवाल जो है वो रक्षा, मतलब एक तरह से रक्षा करने का काम, या कह सकते हो सिक्योरिटी संभालने का काम करता था। तो ये सारा हो गया सूबा का। ठीक है। जो सूबा मतलब जो राज्य की व्यवस्था थी वो ठीक ठीक साम्राज्य की व्यवस्था के एक जैसी थी। मतलब जिस प्रकार से साम्राज्य में पद होते थे उसी प्रकार से सूबा में भी पद होते थे। ठीक है। सूबा के बाद आता है सरकार, जिसको हम जिला भी कहते हैं। ठीक है। तो जिला में एक पद होता था अमलगुजार। अमलगुजार मतलब माल गुजारी का अधिकारी, मतलब एक तरह से जिले का अधिकारी होता था। ठीक है ना, वही। और एक होता था बितिकशी। बितिकशी जो होता सहायक होता था इसका अमलगुजार का। एक होता था सिकदार। सिकदार जो होता था वो परगना का प्रमुख होता था। तो हम जब परगना पढ़ेंगे तो इस परगना का प्रमुख कौन होता था? सिकदार, जो कि जिला के अधीन ही था ना भाई। साम्राज्य का दिन सूबा, सूबा के दिन सरकार, सरकार के दिन परगना, परगना के दिन ग्राम। ठीक है। इसके बाद एक होता था आमिल का पद, जिसको हम मुंसिफ कहते हैं। इसके बाद होता था कोतवाल का पद, एक होता है जिसको हम खंजाशी कहते हैं। एक होता था कानूनगो का पद, जिसको हम पटवारियों का अधिकारी। जो कानूनगो था वो क्या होता था? पटवारियों का अधिकारी। जो हर गांव में बहुत सारे पटवारी होते थे, उनका अधिकारी कौन होता था? कानूनगो। ठीक है। तो ये हो गया जिला का प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बाद जिला के बाद बहुत सारे परगना आते थे। परगना मतलब बहुत सारे गांवों को मिला के, 20-25 गांवों को मिला के एक परगना बनता था। उस परगने का जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? सिकदार। सिकदार क्या होता था? परगने का मुख्य अधिकारी होता था। और परगने के अंदर बहुत सारे गांव आते थे, गांव में वही सरपंच वगैरह ये सब काम चलता था। ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चलता था। मतलब पहले साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, फिर सूबा का प्रशासन कैसे चलता था, फिर जिला का प्रशासन कैसे चलता था, फिर परगना का प्रशासन कैसे चलता था, फिर गांवों का प्रशासन कैसे चलता था। मुख्य रूप से हमें जो ये साम्राज्य का जो प्रशासन है उसको समझना है, क्योंकि उसके जैसे ही बाकी अन्य प्रशासन भी है। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रशासन के मामले में। अब होता है, देखिए सेना में भी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। ठीक है ना। तो सैन्य प्रशासन कैसा था मुगल कालीन व्यवस्था का? तो जो सेना का जो प्रधान सेनापति होता था वो होता था बादशाह, प्रधान सेनापति। जो मुख्य होता था, जो सेना का मुख्य सेनापति होता था, सबसे मेन होता था सेना में, वो होता था बादशाह। सेना जो थी मुगल कालीन भारत में, मतलब मुगल कालीन व्यवस्था में सेना जो थी वो 2 प्रकार की सेना थी। एक तो सेना थी अहदी सेना और एक थी मनसबदारी सेना। तो ये क्या थी देखते हैं। तो सबसे पहले जो अहदी सैनिक थे, मतलब जो अहदी सेना से जो सैनिक थे वो क्या थे, उसको बादशाह जो है सैनिक नियुक्त करता था। मतलब अहदी सैनिक को बादशाह डायरेक्ट नियुक्त करता था कि अच्छा तुम हमारी सेना में, मतलब जिसको बादशाह डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त करता हो जिन सैनिकों को, वो अहदी सेना थी। इसके बाद एक अकबर ने, जब अकबर था, उस अकबर ने एक मनसबदारी सेना की व्यवस्था की थी। मनसबदारी प्रथा की व्यवस्था की थी। मनसबदारी प्रथा मतलब क्या? कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है या कोई अच्छा सूबेदार है, तो उसको है एक मनसबदारी का पद दे दिया। उस पद के अकॉर्डिंग, उस पद के हिसाब से वो अपनी खुद की सेना रख सकता था, अपने खुद के सैनिक रख सकता था। और जब भी
बादशाह को काम पड़ेगी सेना की, तब वो मनसबदार अपनी सेना लेके बादशाह के पास जाएगा और उस मनसबदार को उसका पगार मिलता था और जो भी अन्य जो सुविधाएं होती है वो सब सुविधाएं भी मिलती थी। ठीक है ना। तो मनसबदारी में दो प्रकार के होते हैं, तो जात और एक शराब। जात मतलब एक पद है, मनसबदारी जात एक पद है, जो पद व्यक्तियों को दिया जाता है जो अच्छे काम करते थे और जो बादशाह जिसको देना चाहे उसको दे सकता था। एक जात पद है, मतलब मनसबदारी का पद क्या है, जात है। ठीक है ना। और शराब मतलब पद मिलने के बाद वो व्यक्ति शराब मतलब घुड़ शराब, जो घोड़े के जो सैनिक होते हैं वो अपने पास रख सकता था। ठीक है ना। सैन्य प्रशासन में मुगलों के पास किस प्रकार की सेना थी, तो सबसे पहले घुड़सवार सेना मतलब जो घोड़े पे जो सेना दौड़ती थी वो थी, फिर पैदल सेना भी थी मतलब थल सेना कह सकते हो, फिर हाथी की सेना भी थी, उसके बाद वो तोप खाने, बड़े बड़े तोप खाने, बम लगा के तोप खाने फेंको आओ, तो तोप खानों की सेना भी थी और एक नौसेना भी थी मतलब समुद्र की सेना। ठीक है ना, नेवी सेना जिसको कह सकते हो। तो ये सब थी। तो आज हमने पढ़ा मुगल कालीन प्रशासन और इसके साथ ही जो मुगलों का जो मुगल कालीन भारत है वो यहीं पे कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। तो इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य ही कमेंट कीजिए, हमें बताइए। और सच बता रहा हूँ, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको काला कर दीजिए, लाइक का काला बटन है उसको नीला कर दीजिए, इतना कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है यार। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।